हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इज फन विद शालिनी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्लास 9th में क्या नया है स्टैटिक्स में, वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, क्योंकि उससे आपको नए वीडियोस की अपडेट जल्दी मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म है डेटा। डेटा तो आप सबको पता है क्या होता है। द इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके मार्कशीट में आपके मार्क्स हो या फिर आपकी सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स की गिनती हो, कोई किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, वो कहलाती है डेटा। लेकिन ये जरूरी है कि वो हो किसी नंबर के फॉर्म में, राइट। डेटा यानी कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए, then it is called data. Statistics is the branch of maths, or you can say it is science, जिसमें हम पढ़ते हैं डेटा को पढ़ते कैसे हैं, डेटा को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। उसमें जो भी डेटा में आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, उनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन और उनका कंक्लूजन, दैट ऑल कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके। प्राइमरी डेटा होता है जो हमने खुद से कलेक्ट किया हो, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरी बिल्डिंग में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं खुद जा रही हूँ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। हर फ्लैट में मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपके घर में कोई किड है, कोई चाइल्ड है जो 9th ग्रेड में हो। तो इस तरह का जो डेटा है जो मैं खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ओके। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है जिसमें हम किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की हेल्प जैसे कि अगर हमें इंश्योरेंस, कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब हमें पता करना है। तो पॉसिबल नहीं है कि हम घर घर जाके ये जो इंफॉर्मेशन है उनसे लें। तो हम क्या करेंगे, हम किसी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके थ्रू हम ये डेटा निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई है, देन इट इज कॉल्ड, तो तब जब हमें जो डेटा मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके। तो अभी तक क्लियर है? डेटा, स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अनग्रुप्ड डेटा यानी कि रॉ डेटा। हमने कुछ डेटा आया हमारे पास और वो ऐसे ही रफ फॉर्म में है, ठीक है, उसमें कुछ भी ग्रुपिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सर्वे ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन 10 फैमिलीज आर। 10 फैमिलीज से हमने सर्वे किया, उनके घर में हमने पता किया कि कितने कितने फैमिली मेंबर्स हैं और हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो डेटा है इसमें आप देख सकते हो जैसे 2, 6, 4, 2, 5, 3, 4, 7, 3, 4, ये अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं इन 10 फैमिलीज, लेकिन ये कुछ भी ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। ये ऐसा अनग्रुप्ड डेटा है, ये रॉ डेटा है, ये जैसा आया हमको वैसा ही हमने यूज कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा ये होता है कि हम इसी जो डेटा हमको मिला हुआ है, इसको हम एक अच्छे से टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दें, जिसमें हम लिख देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम कहां से स्टार्ट है? टू मेंबर्स से स्टार्ट, और मैक्सिमम कितने हैं? 7। तो 2 से 7 तक हमने लिख दिया और हमने उसके आगे लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी 2 मेंबर्स। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 2 मेंबर्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 4 मेंबर्स हैं, या कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 6 या 7 मेंबर्स हैं। ओके। तो इस तरह से हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। अब आप खुद ही सोचो कि कौन सा वाला जो फॉर्म है वो पढ़ने में इजी है, ये इजी है या ये इजी है? ऑब्वियसली जो ग्रुपिंग वाला फॉर्म है वो इजी है। ओके। तो ये हमारे पास हो गया है पूरा ग्रुप्ड डेटा। रेंज ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है आपकी डेटा की। अच्छा, जो ये नंबर ऑफ मेंबर्स वाला जो हमने फर्स्ट कॉलम जो हम लेते हैं, वो हमेशा हमारे पास क्लास होता है हमारा, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम में होता है नंबर ऑफ फैमिलीज, या वो चीज कितने लोगों को बिलोंग करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाली हैं ये टर्म्स।
ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये 9th का पार्ट 1 वीडियोस है। पार्ट 2 में हम देखेंगे मीन, मीडियन, मोड और उसे हम कैसे निकालते हैं। तो मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो रेंज ऑफ डेटा होता है जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी क्लास की। क्लास क्या है हमारी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 7। ठीक, और लोएस्ट वैल्यू क्या है 2। तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 5। सो 5 इज कॉल्ड दिस रेंज ऑफ दिस डेटा। जो भी हमको यहां पर डेटा मिला हुआ है इसकी रेंज कितनी है 5। ठीक है, क्लियर है। क्लास ऑफ डेटा समझने के लिए हम एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं। जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा और वाइड कर दिया है। जो हमारा क्लास था उसको हमने क्लास इंटरवल में अब चेंज कर दिया है। इंटरवल में चेंज करने से क्या हो गया है, अब जो हमारा जो फॉर्म है वो और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, और भी ज्यादा इसमें आप फ्रीक्वेंसी को क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक एक फैमिलीज को ना लेकर, फैमिली मेंबर्स को ना लेकर हमने यहाँ पर लिख दिया कि 0 से 2 वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, 0 से 2 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने ऐसा नहीं लिखा कि कौन सी फैमिलीज हैं जिसमें 1 मेंबर है, कौन सी फैमिली है जिसमें 2 मेंबर्स हैं। उसको हमने क्लास में डाल दिया कि 0 से 2 मेंबर्स वाले 2 फैमिलीज हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी 2 फैमिलीज हैं जिसमें 0 से 2 यानी 1 या 2 इतने हो सकते हैं। ठीक है, 3 से 5 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, 6 फैमिलीज हैं। और 6 से 8 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज हैं। और टोटल कितनी है 10 फैमिलीज हैं। ठीक है, टोटल 10 फैमिलीज हैं, यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहां पर देखो हम एक और एग्जांपल इधर लेते हैं कि वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन अ स्कूल हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स क्लास 9th के हैं जिनका जो वेट है वो यहाँ पर इस टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने, ये जो डेटा है इसकी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहाँ पर बना लिया। अब इस टेबल को देखने से आपको क्या पता चलता है कि 20 से 25 केजी के कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 26 से 30 केजीज के कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। सिमिलरली 32 से 37 केजीज के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं और 38 से 43 के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। अब मुझे ये बताओ कि हर बार जो वेट है वो एक राउंड ऑफ नंबर हो या एक राउंड फिगर में हो, ये जरूरी तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी का वेट है 25.5 केजी, 25.5 केजी, तब आप उसको कौन सी क्लास में लेंगे, फर्स्ट वाले में लेंगे या सेकंड वाले में लेंगे? क्योंकि फर्स्ट वाले में जो है वो अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जो फर्स्ट लिमिट है दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। ओके, एंड ये बाद वाली जो है दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। ठीक, तो ये अपर लिमिट में भी नहीं आता है 25 और ये सेकंड वाले में भी नहीं आता क्योंकि वो 26 से स्टार्ट है। तो 25.5 कहां पर आएगा? ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रॉपरली और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए और ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए हम क्लास इंटरवल को कैसा बनाते हैं, हम क्लास इंटरवल को ऐसा बनाते हैं कि जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है, जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास का लोअर लिमिट हो। ठीक है, यानी 20 to 25, देन नेक्स्ट शुड बी 25 to 30, देन 30 to 35। इस तरह से हमको क्लास इंटरवल होना चाहिए था। ठीक है, उस तरह से क्लास इंटरवल होने के लिए हमने क्या डिसाइड किया, हमने सोचा कि जो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, लाइक 25 यानी कि अपर लिमिट इसकी और इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 26 माइनस 25, 26 माइनस 25 कितना डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो ये 1 नंबर का जो डिफरेंस है ये मिसिंग आ रहा है, यानी कि 25.5 कहीं भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है इसको हाफ कर देंगे, सो दिस इज 0.5। अब हम क्या करेंगे, जो ये 0.5 है ये लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ठीक है,
लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में से ऐड कर देंगे। तो जब लोअर लिमिट में से इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, और जब अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। तब हम इस नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने करके दूसरा एक टेबल बनाया जो कि ऐसा हमको फिर दिखेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दूसरा टेबल बनाया है 0.5 का डिफरेंस लेकर। हमने सब में लोअर लिमिट जितनी भी थी चारों क्लासेस की लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को माइनस कर दिया है। ठीक है, ये सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। इससे हुआ क्या, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गई है। ठीक है, तो अब जो 25.5 है अब कहां आएगा, फिर से कंफ्यूजन है कि अब कहां आएगा, ये फर्स्ट क्लास में आएगा तो सेकंड क्लास में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी वैल्यू है अगर वो अपर लिमिट के करीब है या अपर लिमिट के बराबर है तो वो इस इंटरवल में ना कैलकुलेट होकर नेक्स्ट इंटरवल में कैलकुलेट होगी। क्लियर है? 19.5 से लेके 25.5 तक के बच्चे जो हैं वो फर्स्ट इंटरवल में आएंगे। 25.5 तक के बच्चे यानी कि 25.5 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। 25.5 से 31.5 तक के बच्चे सेकंड क्लास में आएंगे, तो 25.5 को हमको यहां इंक्लूड करना है, यहां पर हम 31.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सबके दिमाग में क्लियर है? तो जब भी कोई नंबर, कोई डेटा दोनों क्लास में आ रहा है तो जिस क्लास में उसकी लोअर लिमिट है हम उस क्लास में उस डेटा को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी तक जो डेटा हम पढ़ रहे हैं उसको हमने टैबुलर फॉर्म में बना दिया, उसको हमने ऑर्गेनाइज्ड करके क्लास इंटरवल के साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेटा को लिखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हमको ग्राफ जैसा बनाना है। अच्छा, ग्राफ बनाने से क्या होता है, डेटा हमको टैबुलर फॉर्म से ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि जब भी आप देखो कोई भी चीज है, हमेशा ये बोलते हैं कि 100 वर्ड बोलने से अच्छा है आप एक पिक्चर शो करोगे तो उस पिक्चर से जितनी क्लैरिटी आती है वो उन 100 वर्ड्स में नहीं होती जितनी हम बोलकर अपनी एनर्जी खराब करते हैं। राइट? तो आप कोई चीज है किसी को दिखाते हो, विजुअली दिखाते हो, तो उसमें उसको ज्यादा याद रहता है, ज्यादा समझ में आता है, बजाय इसके कि आप उसको बोल के समझाते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो बहुत यूजफुल है किसी भी डेटा को स्टडी करने के लिए। तो उसके कौन कौन से फॉर्म हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बार ग्राफ, सेकंड है फर्स्ट है हमारा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमारा कैसा दिखता है, देखो बार ग्राफ आपने पहले भी छोटी क्लासेस में देखा है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बार्स उसमें नजर आते हैं। ठीक, अलग अलग डेटा होता है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वाला होता है हमारा एक्स एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मोस्टली हम क्लास लिखते हैं और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और इस तरह से हमारा बार ग्राफ का जो है पूरा फॉर्मेट बन जाता है। अच्छा, बार ग्राफ में जो है हर एक जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी जो विड्थ है वो इक्वल रहती है। ठीक है, सबके बीच की विड्थ जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, इनके बीच में जो आपको गैप रखना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनाना है। ये डिस्टेंस आप खुद अपने हिसाब से रख सकते हो। एक्स एक्सिस पर आपको कितनी कितनी डिस्टेंस रखनी है, क्लास कितना कितना रखना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो बार ग्राफ जो है इसमें जो आपको ये पिलर्स दिख रहे हैं, जो कॉलम्स दिख रहे हैं या जो बार्स दिख रहे हैं, ये सबसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, और एक और चीज बार ग्राफ में जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि बार ग्राफ का जो डेटा है, बार ग्राफ का जो टेबुलर फॉर्म है वो क्लास इंटरवल में ना होकर सिंपल होता है हमारा। ठीक है, क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। यहां पर जो है सिंपल आपको वैल्यूज दी होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में करे थे कि 2 मेंबर्स वाली जो है वो इतनी फैमिलीज हैं और 5 मेंबर्स वाली इतनी फैमिलीज हैं, तो एग्जैक्ट फिगर था। ठीक, 0 to 2, 3 to 6, इस तरह का जो इंटरवल वाला है, अगर उस तरह का क्वेश्चन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिस्टोग्राम का।
तो अब हिस्टोग्राम क्या होता है, देखो हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ की तरह ही दिखता है, लेकिन उसमें हर एक बार के बीच में डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल आपस में पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, देखो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर क्लास इंटरवल देख रहे हो 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17। ठीक है, तो जब वो क्लास इंटरवल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, और इसमें बार ग्राफ की तरह हर एक कॉलम, हर एक रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, सारे एकदम पास पास होते हैं। तो इस तरह का जो फिगर होता है दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, और वो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है हिस्टोग्राम भी। और तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, देखो जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, हिस्टोग्राम के हर एक बार के मिड पॉइंट को हम ले लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर हर एक बार का जो एक मिड पॉइंट होता है उसको हमने यहाँ पर ले लिया और उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एक पॉलीगॉन जैसा फिगर हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, पॉलीगॉन जैसा फिगर एक हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह के जो फिगर है, इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये जरूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम के साथ ही हो, ये हिस्टोग्राम के बिना भी आप इस तरह का फिगर इसमें बना सकते हो। अपने आप ही इसमें जो भी पॉइंट्स हैं आपके क्लास इंटरवल के, उनको आपस में कनेक्ट कर लो, बार बनाने की बजाय उन पॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा ये हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होता है। अब सपोज करो अगर कोई जो डेटा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर तो कितना है 44.5 से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर कोई डेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है तब उसका जो पॉइंट है, पॉलीगॉन का जो पॉइंट है, वो इस तरफ माइनस से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां से ले सकते हो, लेकिन वो हमेशा एक्स एक्सिस से टच करके ही बनेगा पॉलीगॉन। ठीक है, क्लियर। So first question is the following data on the number of girls per 1000 boys in the different section of Indian society is given below. Make a bar graph to represent the given data. अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सेक्शंस के इंडियन सोसाइटीज में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे का ये एक डेटा हमको मिला है जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, मैंने वहीं से लिया हुआ है, तो इसका एक सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो एससी के कितनी गर्ल्स है, 940 गर्ल्स है, एसटी 970। सिमिलरली नॉन एससी, बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन, ये सारे हमको यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है कि कितनी है पर 1000 बॉयज, यानी कि हर 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स यहाँ पर हैं वो हमको दी हुई है। तो गर्ल्स की जो नंबर्स हैं वो बॉयज के नंबर्स के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो अब हमको बनाना है इसका एक बार ग्राफ, तो चलो बनाते हैं। Okay, so now this is the data and we have to make the bar graph from this data. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल में हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हमने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए, आप अपने स्केल से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, अपनी नोटबुक में आप इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, जितना भी बड़ा हमको इसमें डेटा चाहिए उतनी लंबी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर आप क्या करोगे, ये है 0। ठीक है, अब आप इसमें क्या, इसके ऊपर हमको क्या करना है, एससी एसटी, आप स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर के या जितनी भी मेजरमेंट के आपको बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस के। इसमें डिस्टेंस का, क्योंकि नीचे जो है हमारे पास क्लास, उसमें सारे के सारे जो हैं वो एससी एसटी ये सेक्शंस हैं। ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो आप इसको कितने भी डिस्टेंस पे बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम समझो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाते हैं। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एससी एसटी, और ये है हमारे पास नॉन एससी एसटी। ठीक, और ये है हमारे पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ये है हमारे पास रूरल एंड लास्ट इज अर्बन। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पर भी बना लेंगे। कितने बनाने हमको, 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6
907 लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। इन पे भी हम लिख लेंगे कहाँ से स्टार्ट है। देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 910, तो 910 से हम स्टार्ट कर लेंगे। 910, 920, 930, 940, 950, 960 एंड ऊपर 970। अब इस एससी वाला हम देखेंगे, एससी वाला ग्राफ कहाँ तक जा रहा है 940 तक। तो 940 पर हम इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। देखो मैं यहाँ पर शेप की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग अपना उससे ड्रॉ कर सकते हो स्केल से, ठीक है। इक्वल मेजरमेंट का 940 तक हमने इसको ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, ये आ गया 940 तक, ठीक। अब हमको नेक्स्ट वाला कहाँ ड्रॉ करना है, नेक्स्ट वाला हमको एसटी का हमको ड्रॉ कहाँ तक करना है 970 तक। तो इसको हम खींच के 970 तक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको कहाँ तक करना है नॉन एससी एसटी का 920 तक। यहाँ पर टेबल में आप देखते जाओ, यहाँ पर टेबल में वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक। तो देखो 920 तक, तो 920 कहाँ पर है 920 इज डाउन हियर, ठीक है। इसको ओके, सो दिस इज ऑन 920, ठीक है। नेक्स्ट इज 950, सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 तक हम इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 920, तो इसको भी हम 920 पर ड्रॉ कर लेंगे नॉन बैकवर्ड को, ठीक है। इसको हमने 920 पर ड्रॉ कर लिया, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास 930, सो 930 पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखो 930 पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया। और लास्ट वाला है हमारे पास 910 पर, तो 910 पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा पूरा बार ग्राफ बन गया है, ठीक। बार ग्राफ के बीच की डिस्टेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो सब में इक्वल ही रखना आप, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है। इसमें पूरा जो क्लास है वो आपको दिया होता है विदाउट इंटरवल, सिंपल डेटा होता है। तो ये बार ग्राफ का कंसेप्ट आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ अब हम देखेंगे कि हमारा हिस्टोग्राम कैसे बनता है, और हिस्टोग्राम के थ्रू ही हम फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है वो कैसे बनाते हैं। So next question is a random survey of the members of children of various age group playing in the park was found as follows. पार्क में किस उम्र के कितने बच्चे खेलते हैं उसका एक सर्वे हुआ, और सर्वे में क्या निकल कर आया, सर्वे में हमारे पास ये डेटा निकल कर आया कि 1 से 2 इयर्स तक के 5 बच्चे अप्रोक्सीमेट वहां पर पार्क में खेलते हैं रोज। 2 से 3 साल वाले 3 बच्चे हैं, 5 से 7 वाले 12 बच्चे हैं, 10 से 15 वाले 10 बच्चे हैं। तो इस तरह से हमको पूरा डेटा यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब आप एक क्लास पे आप ध्यान दो, क्लास इंटरवल पे आप ध्यान दो, इस पूरी क्लास की विड्थ सेम नहीं है। जैसे 1 से 2 यानी कि 2 - 1 करेंगे तो इसकी विड्थ है 1, सिमिलरली 3 - 2 करेंगे तो इसकी विड्थ है 1, 5 - 3 करेंगे तो यहाँ है विड्थ 2, 7 - 5 में है 2, 7 - 10 10 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 15 - 10 5 और 17 - 15 2। तो पूरे के पूरे जो हमारे पास डेटा है, ये पूरा डेटा जो है इसका क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये पूरी जो विड्थ है वो डिफरेंट है। तो इससे होगा क्या कि जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो जो हमारे रेक्टेंगल्स बनेंगे वो भी डिफरेंट विड्थ के बनेंगे, और फिर उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं, ठीक है। फिर उसमें गलतियां निकल सकती हैं, फिर हम उसको प्रॉपर एक्यूरेट नहीं हम उसको रीड कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ का ना हो, तब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। मिनिमम विड्थ जो है उसको हम मान के चलेंगे कि बस हमको जो है 1 यूनिट का ही हमको पूरा हिस्टोग्राम बनाना है। जो भी मिनिमम विड्थ होगी, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो,
तो उतने ही यूनिट का हमको हिस्टोग्राम बनाना है। तो इस ऐसी कंडीशन में हम देखो क्या करते हैं, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, हिस्टोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन थ्रू होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, ये है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ अब हम क्या करेंगे, नई विड्थ हम निकालेंगे। देखो ये विड्थ हमने निकाली हुई थी 1 1 2 2 3 5 एंड 2, जो मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखाई वही यहाँ पर कॉलम में लिखी हुई है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं फ्रीक्वेंसी में ये वाले नहीं होंगे, अब होंगे ये वाले जो आप इस तरफ देख रहे हो। हमने कैसे निकाले, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम जो हमारे पास विड्थ है वो, मिनिमम विड्थ क्या निकाली है हमने 1, ठीक है। तो 5 अपॉन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली 3 अपॉन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। 6 अपॉन 2 इंटू 1, 6 अपॉन 2 मतलब ये वाले और ये वाला, 6 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो 5 3 3 6 3 2 2। अब ये जो नंबर्स हैं इनको लेकर हम हमारा हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो अब हम जो हिस्टोग्राम बनाएंगे वो हम इस नए डेटा के हिसाब से बनाएंगे जिसमें हमने नई विड्थ निकाली हुई है, ठीक है। जिसमें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला जो कॉलम देख रहे हो, तो इस कॉलम में जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं इन वैल्यूज के हिसाब से अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले की तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक है। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई है और इसी के साथ हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमको कितने चाहिए, हमको इंटरवल चाहिए, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17। हमको कितने इंटरवल चाहिए यहाँ पर आप देखोगे तो हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 इंटरवल हमको चाहिए, यानी कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आपको 7 इंटरवल्स यहाँ पर बनाने होंगे, ठीक है, ड्रॉ करने होंगे। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 7 इंटरवल्स हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0 to 1 सपोज करो, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल जो बनेगा हमारा वो बनेगा 1 से 2, ठीक। फिर हमारा बनेगा 2 से 3, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 to 5, थोड़ा सा बिग बनेगा। नेक्स्ट इज 5 to 7, नेक्स्ट इज 7 to 10। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रूलर नहीं है, लेकिन आप लोग मेजरमेंट करोगे तो एग्जैक्ट बनाना, ठीक है। 10 to 15 एंड द लास्ट वन विल बी 15 to 17, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हमको क्या लिखनी है, ऊपर की तरफ हमको लिखनी है विड्थ। कौन सी विड्थ लिखनी है, ये वाली, ये जो हमने नई विड्थ निकाली हुई है ना, 5 3 6, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज है ना ये हमको ऊपर की तरफ लिखनी है, ठीक। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, देखो 1 से लेकर मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 1 मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 6। तो हम 0 के बाद 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमको हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 से 2 वाला जो कॉलम है, 1 से 2 वाले के बीच में आपको कितना चाहिए विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 तक जाना चाहिए। तो 1 से 2 वाले कॉलम का रेक्टेंगल जो है वो 5 तक जाना चाहिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर आएगा 1 से 2 में, ठीक, ठीक हो गया। एग्जैक्ट 1 से 2 में 5 तक ये आ गया हमारा। थोड़ा सा इसको और ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्केल से एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे। अब हमको क्या चाहिए, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 3 तक चाहिए। अब ये देखो बिल्कुल पास बनते हैं हिस्टोग्राम, जैसे कि आपने बार ग्राफ वाले में देखा, बार ग्राफ वाले उसमें हमने देखा था कि उसमें जो बार्स थे वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बन रहे थे, लेकिन इसमें जो हिस्टोग्राम बनेगा वो एकदम पास पास एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए बनेंगे, ठीक है। चलो अब 3 to 5 में वो भी 3 है, तो 3 to 5 में 3 है, तो उसको 3 तक कर लेते हैं, ओके। लेकिन इसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लाइक दिस,
ठीक, नेक्स्ट बनेगा हमारा 5 to 7 में 6 तक। ओके 5 to 7 में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जाएगा हमारा 6 तक, ये हमने बना दिया 5 to 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 to 10 3 तक। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। ठीक है, एकदम पास लगे हुए हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, बस यही डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल दिया होता है जबकि बार ग्राफ में जो है क्लास इंटरवल नहीं होता है। इस वजह से जो सारी बार्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर होती हैं, लेकिन इसमें इक्वल इंटरवल दिया हुआ होता है। नहीं दिया होता है तो हम उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया। तो जो हिस्टोग्राम बनेंगे वो आपके एकदम पास बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं हिस्टोग्राम से अगर हमको बनाना हो पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो मिड पॉइंट है उनको लेंगे। ठीक, अब इनके बीच का मिड पॉइंट हम लेंगे। मिड पॉइंट कैसे लेंगे, देखो 1 + 2 3 का हाफ यहाँ पर, यानी यहाँ कहीं आएगा बीच में 1.5। सिमिलरली इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, हर एक हिस्टोग्राम का हम मिड पॉइंट लेंगे पूरे फिगर में। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा 0 से। अगर कोई हिस्टोग्राम ऐसा है जो बन ही 0 से रहा है, बिल्कुल 0 के पास से बन रहा है, तब हम उसको माइनस के साइड से फिर हम उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास स्पेस है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये वाला जो हमारा हिस्टोग्राम है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम डॉट के हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे। देखो, ठीक है, आप स्केल से मिलाना एकदम स्ट्रेट, इन सब पॉइंट्स को आप आपस में मिला दोगे और फिर ये नीचे जाकर एक्स एक्सिस पर ही ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है ये वाली, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि ये एक पॉलीगॉन के शेप में ले रहा है। पॉलीगॉन क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है। ये शुरू यहाँ से हुआ है इस एक्स एक्सिस से और ये खत्म भी जाकर एक्स एक्सिस पर होगा। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने वहाँ आगे आपको बता नहीं पा रही हूँ, बट ये खत्म भी एक्स एक्सिस पर होगा तो ये एक पॉलीगॉन की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसे आप चाहो तो बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हो, यानी कि अगर आप ये बार्स ना बनाओ तो भी आप इसको डॉट के थ्रू बना सकते हो। आप जो भी है इंटरवल 1 से 2 के बीच में 5, वहां पे एक डॉट लगा लो, 2 से 3 के बीच में वहां पे एक डॉट लगा लो, देन आफ्टर आप उनको सारे डॉट्स को मिला दोगे। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज द पार्ट 1 फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम पार्ट 2 में करेंगे मीन मीडियन मोड, उसके सारे एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस में उसमें लेने के लिए ट्राई करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्दी आएगा पार्ट 2 का भी वीडियो, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द पार्ट 2। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।